हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। दिस इज़ मी राहुल और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम देखेंगे पवेड मीडिया करंट अफेयर मैगज़ीन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगले कुछ मिनट्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा पवेड ऑप्शनल की फील्ड में जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तभी आप इस चैनल पर नए हैं, अगर पुराने होंगे तो देख चुके होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग बिट ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर मैगजीन जो है वो 31st एडिशन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। 31 महीनों से लगातार ये मैगजीन आ रही है। इस मैगजीन के अंतर्गत यू विल गेट द डिफरेंट यू कैन से टॉपिक्स ऑफ योर पवेड ऑप्शनल इन यूपीएससी सीएसई। तो जो भी टॉपिक हैं उसके अंदर सेग्रीगेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, पूरे महीने में क्या क्या न्यूज़ थी और उसको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन में ये ग्लोबलाइजेशन क्योंकि सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, थिंकर और बिहेवियर में एक साथ क्या चीज़ें न्यूज़ में थी और उनको कैसे पवेड की थेरीज और थिंकर से लिंक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ मोर टाइम। ठीक है, 18 यहाँ पे टॉपिक हैं तो शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ले लेना मन हो तो। इसके अलावा यू कैन सी द टेस्टिमनी ऑफ दिस मैगजीन, यू कैन पॉज इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमें देखने को मिला क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट साइड्स रूलिंग बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको सिंगापुर की गवर्नमेंट ने साइड करते हुए अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी पॉलिसी, अपने जो पॉलिसी और डिसीजन है वहाँ पे यूज़ किया। तो इट शोज़ कि कैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच हो रही है इस चीज़ की। सो यू कैन रीड इट। ओके, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल इन द आंसर्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। थेरीज और थिंकर से लिंक नहीं किया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बहुत बार इसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस एडिशंस में। देन द सेकेंड टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। माओ जेडोंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर क्या कहा था, किसी न्यूज़पेपर के, किसी न्यूज़ आर्टिकल के, किसी एडिटोरियल के अंदर कहीं छोटी सी लाइन लिखी हुई थी तो हमने सोचा चलिए माओ जेडोंग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रॉम द पवेड पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर सकें। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है माओ जेडोंग के बारे में थोड़ा सा। उनकी खास बात ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया था डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अकाउंटेबल होगा मासेस के लिए और पब्लिक सर्विस को एफिशिएंटली डिलीवर करने का काम किया करता था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, उन्होंने एक बार ये बोला हुआ भी था, ये चीज़ ही न्यूज़ में मैंने पढ़ी हुई थी इससे रिलेटेड, दैट चाइना की जो आउटस्टैंडिंग थिंग है वो यही है कि यहाँ के लोग पुअर हैं और एकदम ब्लैंक हैं। तो ये अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि जब गरीबी होती है तो बदलाव आता है और रिवॉल्यूशन की इच्छा आती है। सो इसको GS4 में भी यूज़ कर सकते हो जब कभी भी आपको ये केस स्टडी से टैकल कर रहे हो, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न के फिलॉसफी को यूज़ करते हुए आप इजीली अपनी बातों को, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर देयर इज अ नीड ऑफ सच थिंग्स, लाइक डिज़ायर होगी तब कुछ करोगे तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो डिज़ायर क्रिएट करो जब कभी भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, अदरवाइज क्या होगा, किसान आंदोलन हो जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहले डिज़ायर क्रिएट करो, पहले नीड क्रिएट करो, पहले लोगों का इंटरेस्ट जगाओ, पहले उनका कुछ कंसर्न क्रिएट करो। ठीक है, करो मतलब ऐसा नहीं कंसर्न बना दो, लेकिन जस्ट उसको आइडेंटिफाई करके लोगों को बताओ। फिर जब लोग कहेंगे कि हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए तब उसको बनाने को आप जब बनाओगे तो इजी इम्प्लीमेंटेशन होगा, फॉर्मुलेट भी हो जाएगी, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, अदरवाइज किसान बिल की तरह वापस हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल रिवॉल्यूशन का उनका आइडिया था जिसमें उन्होंने ये बोला था, लेट द मासेस बी द मास्टर्स ऑफ द कंट्री। यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स व्हेन इट कम्स टू द लाइक प्रोटेस्ट एंड आंदोलन, जो भी आंदोलन जीवी वाली पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे यू कैन यूज इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उससे डिपार्चर शो किया था। एंड यू नो अबाउट दिस थिंग कि ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते
रहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है कि पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या है, तो यू कैन टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स, माओ जेडोंग एक्सेट्रास। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। सो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं और दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिकल थे वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज मैकेनिकल फैशन ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे टेलर ने क्या बोला था, वन वेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यहाँ पे न्यूज़ क्या आई, मैकेनिकल फैशन ऑफ डूइंग थिंग्स। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोर्ट ने बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने ये बोला कि ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, इससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और जुडिशियल ऑफिसर्स को यहाँ पे थोड़ी फटकार लगाई, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है, ऐसा बोला। तो न्यूज़ पढ़ सकते हो, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। लेकिन न्यूज़ तो ठीक है, न्यूज़ है, न्यूज़ थी, न्यूज़ रहेगी, लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये न्यूज़ है, द हिंदू में आई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैकेनिकल फैशन ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ से आप समझो कि मैकेनिकल फैशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। मैकेनिकल फैशन एक ऐसा फैशन या एक ऐसा ट्रेंडिंग है जिसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। जो चीज़ें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें उलझते हुए जब काम किया जाता है, उसके थ्रू किया जाता है, तो उसको ऐसा कहा जाता है। निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में वो रेड टेपिज्म बन जाता है। रेड टेपिज्म से रिलेटेड हमने न्यूज़ भी देखी है कि कैसे अलग अलग इनिशिएटिव चलते रहते हैं रेड टेपिज्म को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैकेनिकल फैशन ऐसे होता है। मैकेनिकल फैशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रिक बना दी है ERCC क्या है, एफिशिएंसी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी और कॉस्ट सेविंग रहेगी, ठीक है। एफिशिएंट रहेगा, समझ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ठीक है ERCC कुछ होता है। देन आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि भाई जब मैकेनिकल फैशन होगा तो फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबल थोड़ी ना हो गए, एकदम रिजिड हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, मैकेनिकल की वजह से। प्लस ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी आ जाएगी, और फिर ब्यूरोक्रेटिक जब ज़्यादा रिजिड हो जाती है ब्यूरोक्रेसी तो कंपैशन साइड में हो जाता है, और कंपैशन जब साइड में हो जाता है तो हम कहते हैं, या हम नहीं कहते, ब्यूरोक्रेटिक थिंकर्स कहते हैं, जो एंटी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई गोल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो उस चीज़ों में ये चीज़ हम पढ़ते हैं सिलेबस के अंदर। एंड देन रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी को यहाँ पे कम कर देता है, और कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन वगैरह बिगड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वगैरह। तो आपको पता है कैसे थियरी एक्स काम करते हैं, आपको पता है कि कैसे जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो बाद में आया था, उसके पहले मैकेनिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही चलता था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू कैन कंक्लूड। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रॉड बैकग्राउंड देख लो कि भाई मैकेनिकल अप्रोच कौन प्रमोट करता था, जो क्लासिकल थिंकर्स थे, वेबर, फेयोल वगैरह। लेकिन यहाँ नॉन मैकेनिकल अप्रोच कौन प्रमोट करता है, जैसे MP फॉले, चेस्टर बर्नार्ड, या फिर बाकी अलग अलग जो थिंकर्स जो बाद के चैप्टर्स में पढ़ते हो, प्रसाद या बाकी किसी बुक में। देन टाइम फैक्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे अभी न्यूज़ चल रही है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, तो टाइम फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आज जो चीज़ें हैं हो सकता है कल वो रेलिवेंट ना रह जाएं, या जो कल रेलिवेंट थी हो सकता है वो आज रेलिवेंट ना रही हो। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, वो भी टाइम फैक्टर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आर्टिकल, मतलब जब गवर्नर की या प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जब बिल जाता है, जब वो अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, टाइम फैक्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देन EC फॉर्म्स द पैनल, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप वगैरह दिया हुआ है, तो कम्युनिकेशन दिया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ पैनल बनाए ताकि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये पैनल जो थे, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन, और ये जो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप चलता है आपका इलेक्शन कमीशन का, वो सब ये चल रहा है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूज़ है, ठीक है, आती रहती है, न्यूज़ है, ओके, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द थिंकर्स, कैसे कौन से थिंकर्स ने कम्युनिकेशन की बात की थी। सबसे पहले चेस्टर बर्नार्ड ने जो बात की थी वो बोला था, क्योंकि बर्नार्ड की अगर थियरी देखोगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव या बहुत बड़ी थियरी है, एंड उसमें वो बात करते हैं 3 C's की, लाइक कंट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन, वहीं पर वो सब चीज़ें आती हैं। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की है, तो
he is there. MP Follis, she believed that communication is important for cooperation and to remove the conflict in the organization. Collaboration वगैरह में मदद करता है communication. And Weber, he was also talking about like clear and consistent communication is important for maintaining order and control. लेकिन यहाँ पे देखो बेबर और बाकी सब में अंतर क्या है, फॉले वगैरह पॉजिटिव अप्रोच में बात करें, लेकिन बेबर ने क्या बोला कि कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग यू कैन से इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन लिंक इट विद द रेगुलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग एज वेल. ओके, तो यहाँ से इस तरीके से कम्युनिकेशन को जो लिंकिंग है वो थोड़ी सी याद रख सकते हो. कभी भी कोई क्वेश्चन जब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में लिख रहे हो कम्युनिकेशन में, यू कैन कोट द थिंकर्स लाइक दिस. एंड देन नेति न्यूज़ के किसी आर्टिकल में कहीं पर छोटा सा पॉइंट नेति मिला और नेति को थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि उपनिषद का कॉन्सेप्ट है जो कहता है नाइदर दिस नॉर दैट. यहाँ पे सिंपली ये होता है कि अगर हम किसी गोल को अचीव कर लेते हैं तो फिर हम उस गोल की फिर हमारी वो, जब कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है तो वो बड़ी बड़ी दिखती है, जब उसको अचीव कर लेते हो है ना तब फिर वो चीज़ छोटी लगने लगती है ना. तो इसीलिए वो एक एस्पिरेंट में वो एक पोइट्री भी है कि वो जब सिर पर पत्थर, मतलब वो कुछ है ऐसा कि कुछ है, मतलब उसमें ऐसा है, तो जो लोग समझ गए वो समझ गए कि मतलब जब पहाड़ का वो कुछ बर्फ़ का पहाड़ लोगे और तभी भी नहीं कांपोगे, तो मतलब ऐसा ही कुछ है. तो वही चीज़ है कि नेति का मतलब है जो अचीव कर लेते हो वो छोटा हो जाता है और फिर उससे बड़े की तरफ जाते हो. तो ऐसा तो मैस्लो ने भी बोला था नीड हायरार्की में, तो इसको रिलेट कर सकते हो. रिलेट भी मैंने यहाँ कर दिया कि भाई रिलेशनशिप जो है नेति और मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है वो ऐसे देख सकते हो कि अल्टीमेटली यू हैव टू ओवरकम द नीड्स, एंड नीड्स की वजह से मोटिवेशन होता है. तो अगर उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, तो उससे अच्छे से जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके उनको मोटिवेट किया जा सकता है, परफॉर्म करवाया जा सकता है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जा सकता है ताकि अल्टीमेटली मोटिवेट किया जा सकता है. ठीक है, सिंपल सी बात है. देन ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़ में क्या था, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. कौन सी बॉडी है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, एक नई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट का अप्रूवल इसे मिल गया. ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन इज़ नॉट अ बिग थिंग. अभी इसी साल यूपीएससी CSE 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो रिप्लेस नहीं करते लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलेशन को. तो स्टैंडर्ड्स जैसे ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती हैं ये क्या करती हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट करती हैं. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स में क्या अंतर है. स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इंडस्ट्री डेवलप करती है. लाइक फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री है, जैसे न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग वाली जो अथॉरिटी है वो इंडस्ट्री, न्यूज़ वाली जो इंडस्ट्री है वो अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगी, जबकि रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आती है. इसीलिए स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब कह सकते हो नॉन लीगली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन रेगुलेशन लीगली बाइंडिंग होते हैं. तो इस तरीके से रहता है. तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो न्यूज़ में आया. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेशनल क्या है सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने का. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो बनती है उससे ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रिक बना दी है VVV है ना, VVV, तो उसकी हिंदी में याद रख सकते हो, विश्वास, भलाई और विश्वसनीयता. ठीक, इतनी हिंदी आती नहीं है बट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द ट्रिक. तो ऐसे विश्वास का मतलब ट्रस्ट, ठीक है, और भलाई का मतलब वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये तीनों इंप्रूव हो जाते हैं. आप इसको पढ़ सकते हैं. दैट्स इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कमेटीज़ ऐसी थी क्या जिन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी. हाँ, ये सारी रिसर्च वगैरह की हुई है. तो इसमें मतलब बहुत सारी कमेटी हैं, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, लेकिन यस सेल्फ रेगुलेशन इज समथिंग जो बहुत जगह हाईलाइट होता है. इवन मैंने यहाँ शायद मेंशन नहीं किया, सेकेंड ERC ने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी दैट सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन या मिनिमम रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन. ठीक, तो वो चीज़ें हैं, वो यहाँ मेंशन नहीं किया. सो जो लोग मैगजीन लिए हैं, परचेज़ किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हैं. सेकेंड ERC ने भी ऐसा लिखा हुआ है जो उसकी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिपोर्ट है उसके अंदर. तो यहाँ पे कुछ कमेटीज़ हैं. हाँ हैं, राघवन कमेटी है जिसने फंक्शनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की थी. एंड सिमिलरली नरेश चंद्र कमेटी ने ब्यूरोक्रेसी में सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी, जैसे सेल्फ रेगुलेशन वहाँ पे ऐसी बॉडीज़ होती हैं. ठीक, जैसे मतलब वो तो इन सर्विस होती हैं, लेकिन हाँ ऐसे समथिंग लाइक दैट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है. सिमिलरली फिर ऐसा कह सकते हो कि थिंकर्स ने कुछ ऐसा कहा है क्या. तो हाँ, सेल्फ रेगुलेशन की बात मैक्स वेबर NPM वगैरह में होती है, क्योंकि ये सब लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं रेगुलेशन की.
इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन को थिंकर से लिंक करेंगे। इसके प्रीवियस एडिशंस में जो मैं मैगजीन में लिंकिंग वगैरह करता था तो वहाँ पे रेगुलेशन को थिंकर से लिंक करते हुए हमने पढ़ा है काफ़ी बार, मतलब एक बार नहीं, पिछले ही मंथ ऐसा लिंक किया था। यहाँ मैंने सेल्फ रेगुलेशन को इनकॉर्पोरेट किया है। तो सेल्फ रेगुलेशन कैसे वेबर बोले, विल्सन बोले और एनपीएम बोले, तो उनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। वेबर ने कैसे बोला था कि मतलब बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी में सेल्फ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट ताकि ब्यूरोक्रेटिक रूल और रेगुलेशन को माना जाए, है ना। जब तक सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा तो फिर कैसे मानोगे, तो उसकी वजह से रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विल्सन ने सेल्फ रेगुलेशन की बात करी थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू कैन से लाइक ब्यूरो, जो क्योंकि विल्सन के आइडिया क्या थे, विल्सन वाज मेनली टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, द काइंड ऑफ उनकी जो आइडिया, जो उनका कॉन्टेक्स्ट था विल्सन की थ्योरी का, वो ये था कि उससे पहले बहुत ज़्यादा स्पॉयल सिस्टम हुआ करता था। इतना तो मानते हो ना कि स्पॉयल सिस्टम हुआ करता था, नेता जो होते थे वो अपने हिसाब से अपने ब्यूरोक्रेसी को चेंज करते रहते थे, ऐसा सारा सिस्टम था। तो विल्सन ने वहाँ पे क्या हुआ था, क्या बात करी थी, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी की बात करी थी। अब डायकोटोमी का मतलब उनका यही था कि दूर रहो, मतलब सेपरेट रहो। सेपरेट कब रहोगे, जब रेगुलेट करोगे खुद को। पॉलिटिशियन अपने आप को रेगुलेट करेंगे और ब्यूरोक्रेसी मेनली अपने आप को जब रेगुलेट करेगी, है ना। तो इस तरीके से इम्पार्शियल और न्यूट्रल रहने के लिए सेल्फ रेगुलेशन और ब्यूरोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यू कैन कंसिडर एनी ऑर्गेनाइजेशन पर से, तो उस तरीके से यू कैन यूज द आइडिया ऑफ विड्रो विल्सन एज वेल। आई होप यू आर गेटिंग। बहुत तेजी से बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं इन भावनाओं को वो समझ जाएंगे, है ना, ये विश्वास है। अदरवाइज उसको पीछे करके छोड़ के दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस रहती है मैगजीन, उसके लिए मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा एलेबोरेट किया जा सके। मैगजीन में भी आप देखोगे पहले इतना एलेबोरेशन के साथ ये चीज़ें नहीं लिखी होती थी डायग्राम में। ओके, सो आई एम इम्प्रूविंग बिकॉज 31st एडिशन है, तो धीरे धीरे मैगजीन का लेवल और मैगजीन का जो क्वालिटी है वो ऑफ कोर्स दिख रही होगी आपको भी कि बदल रही है। एनपीएम जो है वो एम्फेसाइज करता है सेल्फ रेगुलेशन पे, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ये सही चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट न्यूज़ इज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलेशन भी सिलेबस में अलग से मेंशन है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्स एंटी रेगुलेशन के बारे में न्यूज़ में चल रहा था। एक्स एंटी रेगुलेशन क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या है बिग टेक इंडस्ट्री में। ये इमेज आपको यहाँ रेफर नहीं करनी है कि आपका ओके दिख तो नहीं रहा, तो यहाँ लिख दिया है कि रेफरेंस पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है बिग टेक इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम यही है कि भाई प्राइवेसी की, मतलब ओवरऑल जनता की देखो तो प्राइवेसी में कंसर्न है, प्राइवेसी के बाद कंज्यूमर राइट्स पे कंसर्न है, और जनता को छोड़ दो तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनकी जो क्योंकि वो उनकी जो सोवेनिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है ना। तो डिजिटल सोवेनिटी कह सकते हो खतरे में। जनता की प्राइवेसी होती है लेकिन सरकार की सोवेरेनिटी होती है, सरकार की कोई प्राइवेसी नहीं होती और जनता की कोई सोवेरेनिटी नहीं होती, ऐसे करके मतलब रिलेट करके होती है, सोवेरेनिटी होती है। बी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई प्राइवेसी होगी और जब सरकार की बात आएगी तो सोवेरेनिटी होगी। सिमिलरली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ एल्गोरिदम होते हैं, इसमें सेल्फ प्रेफरेंसिंग दी जाती है, प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम, इन दोनों की वजह से कंपटीशन जो है मार्केट में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे जो एमएसएमईज और छोटे जो भी इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हो रही है, उसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइवेसी की वजह से, जनता की प्राइवेसी और सरकार की डिजिटल सोवेरेनिटी। तो हर चीज़ खतरे में है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी खतरे में है नहीं है उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई खतरे में है बिग टेक कंपनीज के इस ये जो इनका चल रहा है खेल, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है एक्स एंटी रेगुलेशन। सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कीवर्ड एनालिसिस के तौर पे आप याद रखिए एक्स एंटी रेगुलेशन क्या होता है ना, सो दैट यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स विद रेस्पेक्ट टू रेगुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई याद कर लिया ठीक है, जब बिग इंडस्ट्री और बिग टेक कंपनी आएगा तभी हम रेगुलेशन में एक्स एंटी रेगुलेशन लिखेंगे, नहीं। एक्स एंटी रेगुलेशन आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं है अपने इसको स्टैटिक नोट में ऐड कर लो एंड वेन एवर यू आर डीलिंग विद द रेगुलेशन रिलेटेड थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट एक्स एंटी रेगुलेशन। होता क्या है ये एक्स एंटी रेगुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रेगुलेशन जो एक्स एंटे है। एक्स एंटे का मतलब क्या है, जो प्रोएक्टिव है। ऐसा नहीं है कि भाई हार्म हो गया, सब कुछ हो गया और उसके बाद फिर उसको किया जा रहा है। प्रिवेंशन
वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही चीज़ है कि क्योर नहीं करने जाएंगे, रेगुलेशन ऐसा पोस्ट फैक्टो नहीं होगा, एक्स एंटे, मतलब पीछे पहले से रेगुलेट किया जाएगा, है ना, हार्म होने से पहले, है ना, बाद में नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, वो सब नहीं कि देर में, ठीक है, पहले आओ, प्रोएक्टिव बनो, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो रेगुलेशन जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा प्रॉब्लम के अकर होने से पहले, नहीं तो फिर वही चीज़ हो जाएगी जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ते हो कि भैया जब तक 70% ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं आएंगे, जब 70% बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल वो हो जाएगी, 69 पे भी हम नहीं आएंगे, हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन जब 70% ख़त्म हो जाएगा, जब 30 रह जाएगा तभी हम डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होने की भी वो ज़रूरत नहीं होती, ये क्रिटिसिज्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। सिमिलरली यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा नहीं कि सब हो जाएगा, जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी उसके बाद करोगे, तो बाद में पछताने से मतलब नहीं है, एक्स एंटी रेगुलेशन उसी चीज़ को बताता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग, सो इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में मीडिया, सोशल मीडिया और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया और सोशल मीडिया के पॉइंट के अंदर आपको मिस इन्फॉर्मेशन और येलो जर्नलिज्म, टैक्सी जर्नलिज्म और बहुत सारे कीवर्ड्स आते रहते हैं, उसी में ये थोड़ा सा चल रहा है कि भाई प्री बंकिंग क्या है, तो ये इनिशिएटिव वगैरह चल रहा है ऑफ गूगल टू टैकल मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही एक कीवर्ड एक कहीं किसी न्यूज़ आर्टिकल के अंदर द हिंदू में मिला, टैक्सी जर्नलिज्म। तो टैक्सी जर्नलिज्म क्या होता है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मीडिया से रिलेटेड यूपीएससी में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। लाइक एक बार ये आ गया कि मीडिया फोर्थ एस्टेट है लेकिन वो चेंज से बंधी हुई है। कभी ये आ जाता है कि उसका अकाउंटेबिलिटी में क्या रेलिवेंस है, कभी ये आ जाता है कि भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी ये आ जाता है कि भाई कैसे मीडिया को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कैसे और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। तो कुछ ना कुछ मीडिया का जो कभी उसका कान पकड़ते हैं, कभी मीडिया की नाक पकड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। तो उस एनालिसिस को देखते हुए मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे जब चैलेंजेस देख रहे होगे तो चैलेंजेस में एक ये चैलेंज भी अब ऐड नया कर सकते हो, टैक्सी जर्नलिज्म। टैक्सी जर्नलिज्म क्या है कि भाई मीडिया रिपोर्टिंग, पहले क्या होता था, मीडिया जो है वो ज़मीन पे जाती थी, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, एसी रूम में बैठ के रिपोर्टिंग हो रही है। अब एसी रूम तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे भी जाते हैं वो सिर्फ टैक्सी वाले के पास जाते हैं, टैक्सी वाले को कहते हैं कि पूरा घुमा दो एरिया, और उसी से पूछ लेते हैं और उसी को पूछ के वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट गोइंग टू द रियल स्टेक होल्डर और द रियल पीपल ऑफ कंट्री। सो उस तरीके से वो टैक्सी ड्राइवर जो है उसी पर रिलाई करके अपनी जो क्या कहते हैं उसको कमेंट्री और जो भी चीज़ें हैं बता देते हैं, ठीक है। जो रियल लोग हैं उनके पास नहीं जाते। सो टैक्सी जर्नलिज्म, लेजी रिपोर्टिंग, सो यू कैन यूज़ इट इन द आंसर्स एज वेल। थिंकर्स ने क्या बोला मीडिया के बारे में, तो कुछ थिंकर हमने पहले भी देखे कि कल्टीवेशन थ्योरी थी पहले मीडिया की, तो उसमें ये कहा जाता है कि मीडिया जो होती है वो ओपिनियन को मोल्ड करती है। तो ये सारी थिंकर्स जो हैं वो हमने पीछे पढ़े हुए हैं पुराने न्यूज़ में, लेकिन ये चीज़ नहीं कवर की थी पहले कि मीडिया और थिंकर्स में क्या रिलेशन है। तो विल्सन ने, क्योंकि विल्सन एक डेमोक्रेटिक, विल्सन का जो आइडिया है वो डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिविज्म का है, मतलब लाइक ही वॉज टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एज द फाउंडेशन। उनको कुछ भी कह दो, जैसे जब उन्होंने ये बोला कि जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई यूरोपियन सिस्टम और ये सब आप जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसे तो हमें जो रिजिड सिस्टम ऑफ यूरोप है वो अमेरिका में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इफ़ आई सी अ मर्डरस फेलो आई विल extract the idea of sharpening of knife rather than the intention of murdering someone। अर्थात इसका अर्थात या अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि ही वॉज ऑफ द व्यू कि भाई अगर कोई यूरोप में गलत सिस्टम है, तो अगर मैं किसी को मतलब मर्डरस फेलो को अपनी चाकू को धार देते हुए देखूंगा तो मैं उससे सिर्फ इतना सीखूंगा कि चाकू को धार कैसे दी जाती है, फिर उससे मैं सब्जी काटूं या कुछ करूं, ऐसा नहीं फिर मर्डर ही करने के लिए उसको चाकू को पहना किया जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक हमारा जो इंटेंशन है वो सेम रहेगा। बेसिक इंटेंशन क्या था, डेमोक्रेसी, कि हम ऐसा नहीं है कि यूरोपियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में अपनी डेमोक्रेसी तो फाउंडेशन रहेगी, बट जो ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विल्सन ने बात की थी। तो इवन मीडिया को भी उन्होंने उसी चीज़ से लिंक कर दिया कि भाई
ए मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंगेज्ड सिटीजनरी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और एक्यूरेट और इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन के लिए सही है। वेबर ने थोड़ा स्केप्टिकल व्यू दिया था कि भाई मीडिया वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वेबर जो है, आइडिया देखोगे वेबर का तो वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड था, और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया एक मतलब अलग उस पे रहते हैं। लाइक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, एनोनिमिटी रहती है ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी तो ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वेबर से ही आई है। सो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मीडिया के अगेंस्ट थे वेबर, एंड ही वाज ऑफ द व्यू कि भाई मीडिया चीज़ों को बाइज्ड करती है, सेंसेशनलाइजेशन करती है, और इस वजह से मीडिया से ब्यूरोक्रेट्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अल्टीमेटली वो अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन साइमन का जो था वो ना तो विल्सन की तरह बिल्कुल ऐसा व्यू था कि भाई जरूरी मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, ना वेबर की तरह बिल्कुल स्केप्टिकल था। साइमन का मिडिल पाथ था। साइमन ने बोला कि भाई मीडिया इज़ प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट मीडिया इज प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर साइमन के बारे में प्रसाद में देखोगे, यू विल फाइंड दिस थिंग कि भाई साइमन वॉज टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द लाइक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि साइमन ने डिसीजन की बात की है, तो डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन उसका कह सकते हो कि अगर चाय बनाना है तो चाय के लिए दूध चाहिए, वैसे ही डिसीजन लेना है तो उसके लिए फैक्ट चाहिए, और फैक्ट कहाँ से आएगा? इन्फॉर्मेशन से, और इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी? मीडिया से। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से पूरी साइकिल और पूरी जर्नी समझ जाओ कि भाई ऐसे चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रखना कि भाई मीडिया और थिंकर में क्या लेना देना है, क्या इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, और टैक्सी जर्नलिज्म करते टाइम जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि इनको क्या ही पता लगेगा, है ना, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। न्यूज़ में पढ़ पढ़ के हमें अभी पता चल गया टैक्सी जर्नलिज्म क्या होता है। एंड देन ऑडिट बाय एपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो ठीक है, ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, चाहे फिर वो आपका अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर सिविल सोसाइटी और सोशल ऑडिट की बात हो, ऑडिट वर्ड बहुत आता है। ठीक है, तो उस वजह से आपको पता होना चाहिए एपेक्स कोर्ट के बारे में कि भाई ये न्यूज़ में था, तो ठीक है पढ़ लो इसको यहाँ से। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी PYQ देखने पड़ेंगे आपको इसके बाद कि ऑडिट के क्या टाइप्स होते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कवर किया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट आई थी विद रिस्पेक्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और इसमें क्या है, तो ये पब्लिक पॉलिसी के लिए भी रिलेवेंट है, और इसमें पूरा रेलिवेंस है कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और कैसे पॉलिसी आई। सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल न्यूज़ का वहीं से मैंने उसको उठाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो रिसर्च आर्टिकल या जो रिसर्च पेपर था वहाँ से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट CPA। अब CPA में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, लाइक अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, इराक में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या चल रहा है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ऐसा सिलेबस में, अगर PYQ देखोगे यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि CPA में कुछ ऐसा आता है एग्जाम में, बट व्हाट हैपन कि भाई थोड़ा सा एक वर्ड वन लाइनर पता होना चाहिए, ताकि कहीं पे अगर रिलेट कर पा रहे हो, ड्रॉप कर पा रहे हो आंसर के टाइम पे, तो यू कैन राइट, है ना। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को एक लगेगा यार सब कोई एक ही सा आंसर लिख रहा है, तो दैट काइंड ऑफ यूनिकनेस वो है आपके अंदर आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई है अफगानिस्तान, ऐसा कुछ रिसर्च नहीं करनी है, बस वन लाइनर पता होना चाहिए सो दैट यू कैन यूज़ इट इन द आंसर्स। ठीक है, बट एग्जामिनर को लगेगा कि लाइक इसने CPA पे प्रॉपर रिसर्च करके पढ़ाई की है, जनरल पढ़े हैं वगैरह, लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ पवेडपीडिया का वन लाइनर आपको पता है कि भाई आई फॉर एन आई सिस्टम कहाँ है, आपको पता है कि भाई सीरिया में कौन सा सिस्टम है और कौन सा सिस्टम कहाँ है, इतना बस बेसिक पता होना चाहिए। ओके, तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कि भाई ईरान में आई फॉर एन आई शारिया सिस्टम जो है उसको यहाँ पे वापस ला दिया गया है। ठीक, तो वही ये कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कि भाई इंडिया में ऐसा जस्टिस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल कोड ओवरहॉल इंडोनेशिया में हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं कि भाई ऐसे क्रिमिनल कोड को ओवरहॉल किया गया है। तो अगेन डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, इस न्यू कोड में कैसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, तो हो रही है नहीं हो रही है, इवन इंडिया के लिए बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडोनेशिया में भी ऐसा कुछ चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना में वाइट पेपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा A4 पेपर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिखा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इस तरीके से A4 पेपर पे इस पे वाइट पेपर प्रोटेस्ट, तो थोड़ा बहुत कि ठीक है चाइना में क्या चल रहा है,
अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अभी पिछले मंथ हमने देखा था ईरान इराक में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक सिस्टम है, ज़्यादा रिसर्च नहीं, ज़्यादा डीप नहीं जाना, वन लाइनर पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लान एंड प्रायोरिटीज़, सिनेरियो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो प्लानिंग, और हिंदू में ये अक्सर यही जो थे राइटर हैं यही लिखते हैं इसके बारे में, और सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग में, इवन प्लानिंग के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिजेंसी प्लानिंग और वो सब है, वहाँ पे भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 टॉपिक से यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में भी सिनेरियो प्लानिंग का यूज़ कर सकते हो। सिनेरियो प्लानिंग के बारे में ये इसी आर्टिकल को यहाँ पे थोड़ा समराइज़ किया गया है कि बैकग्राउंड क्या है। ये जो इकोनॉमिक फोरम है उसने सिनेरियो प्लानिंग एक्सरसाइज की थी ब्रिक्स कंट्री के साथ 2004 में। ठीक है, इसके अलावा कोलैबोरेट किया था CII से, और इस तरीके से ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक, इसके अलावा बैकग्राउंड इस आर्टिकल में जो कुछ लिखी हुई चीज़ें, जैसे सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है। सिनेरियो प्लानिंग ये होता है कि भाई यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, यू आर प्रिडिक्टिंग डिफरेंट सिनेरियोज इन द फ्यूचर, कि भाई ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। इस तरीके से आप अपने माइंड में ही प्रिडिक्टिव एक तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस मंथ्स में हमने देखा था कि भाई हिमाचल प्रदेश में आई गेस वो न्यूज़ थी कि प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का यूज़ हो रहा है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के भाई कहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, और पुलिस जो होती है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किस एरिया में किस समय पे ज़्यादा हो रहे हैं दिन भर में। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग भी उसी तरीके का कुछ मॉड्यूल है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की चीज़। वैसे ही सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है, इसमें हम जब पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे RBI होती है वो प्रिडिक्ट करते हुए चलती है कि भाई आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है, उसके तहत ही वो अपना जो कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये होती है सिनेरियो प्लानिंग। सिमिलरली RBI के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ऐसे ही काम करती है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है कि ठीक है चाइना के पास इतने हथियार हैं, तो उसी हिसाब से हम भी अपने हिसाब को एडजस्ट करते रहते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टिव प्लानिंग या सिनेरियो प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं। फाउंडेशनल डिसिप्लिन जो प्लानिंग का है वो एक सिस्टम थिंकिंग के तौर पर यहाँ पे जो है सिस्टम चल रहा है। ठीक, सिनेरियो प्लानिंग में इकोनॉमी वगैरह में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मैंने बता दिया कि कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, तो वही उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। प्रोस क्या है इस चीज़ के, देखो इम्प्रूव करती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल का मतलब होता है बिल्कुल अभी का देखने वाली, इमीडिएट। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म जब हम सोचते हैं तो उस चीज़ के हिसाब से। तो प्रोस क्या है सिनेरियो प्लानिंग के, कि भाई आपकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो इम्प्रूव होती है, कि भाई लॉन्ग टर्म में आप सोच रहे हो, ऐसे 1 आध साल का नहीं सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो 20 साल बाद क्या होगा देश का, है ना। या आज़ादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव क्या मनाया जा रहा है, यही तो मनाया 25 साल बाद कहाँ देख रहे हो, वो समथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए अभी को वो कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस क्रिएट करता है, और कोलेबोरेशन कम्युनिकेशन होता है। इसके निगेटिव फैक्टर्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगी, डिफ़िकल्ट होगी प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। कुछ बायस भी आ जाता है, जो प्लानर्स हैं, है ना, उनके खुद के पर्सनल बायस आ जाते हैं कि भाई नहीं चाइना तो हमला नहीं कर सकता। ऐसा भी कोई बायस आया था एक बार, है ना, उसके बाद चाइना ने हमला कर दिया था। तो ऐसे भी होता है कि भाई सिनेरियो प्लानिंग में आपके सिनेरियो में बायस आ जाता है, तो फिर सिनेरियो गलत हो जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ भी प्रेडिक्ट करोगे तो फ्यूचर थोड़ी ना किसी को पता है। देन ओवर रिलायंस ऑन सिनेरियोज, के फिर वही सिनेरियो पे ज़्यादा ओवर रिलायंस, है ना, प्रेजेंट में फिर जी नहीं रहे हो, वो तो सिंपल सी लाइफ की फिलोसफी बन जाएगी कि भाई ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चला रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस टू चेंज, तो सिनेरियो प्लानिंग के चक्कर में फिर कुछ स्टेक होल्डर को दिक्कत भी हो सकती है और न्यू आइडियाज़ को रेसिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में 3 तरीके के मॉडल बताए गए हैं, बॉलीवर्ड, अटकता भारत और पहले भारत। तो अलग अलग हैं, इसको पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस वही थोड़ा कीवर्ड को दे दिया गया है कि भाई अटकता भारत कैसे है, कि भाई इकॉनमी वगैरह थोड़ी स्टैग्नेंट है। पहले भारत जिसमें थोड़ी गांधीयन फिलॉसफी की और वासुदेव कुटुंबकम की बात की जा रही है ना। और बॉलीवर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सोसाइटल टेंशन और ये सब चीज़ें। ठीक, तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छी टेक्निक है, अमेजिंग टेक्निक है सिनेरियो प्लानिंग। इसके अलावा कहाँ हुई है, तो इंडिया में जैसे देखोगे टाटा ग्रुप ने इसको यूज़ किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये होती है, रिजर्व बैंक मेनली ये चीज़ करता रहता है। तो ये सारे थोड़े इंडियन एग्जाम्पल हो गए।
और फिर थोड़े से थिंकर्स की बात कर लो कि भाई थिंकर कौन से थे। तो जो मेजर थिंकर आपने पढ़े हुए प्रसाद एंड प्रसाद में, उसमें पीटर ड्रकर इज द प्रोपोनेंट या प्रोपाउंडर या पहला जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और प्लानिंग की बात की थी, जिसको सिनेरियो प्लानिंग से रिलेट किया जा सकता है और इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़े अलग थिंकर हैं लाइक हरमन कान और हेनरी मिंड्सबर्ग, तो ये भी हैं, यू कैन रेफर देम, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा कुछ संसार आपका उजड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस पीटर ड्रकर एटलीस्ट याद रखना, और जो भी आपके प्रसाद एंड प्रसाद या कहीं पे है तो वहाँ लिख लेना या नोट कर लेना कि भाई सिनेरियो प्लानिंग में इनको यूज़ करना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही कर दोगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी रिसर्च करने बैठ जाओ कि भाई, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि भाई हाँ इन्होंने ऐसा कुछ कहा था, इससे बहुत एडवांटेज होगा। और एडवांटेज होता है तभी टॉपर्स वगैरह थोड़ा रिलेट, मतलब उनको मैगजीन अच्छी लगती है ना। आई होप यू आर गेटिंग, तो वो चीज़ है, मतलब ये काफ़ी डिटेल मतलब नहीं मिलती हर जगह, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई उसमें एफर्ट भी लगता है और आपको हेल्प ज़रूर करेगा ये चीज़, ठीक। इसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन, यहाँ पे एक अभी रिसेंटली आया था कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो सर्कमस्टेंशियल प्रूफ पर गिल्ट उनको गिल्टी माना जा सकता है। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है PCA, इसके क्या सेक्शन है, और सेक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि GS4 में जो केस स्टडीज़ आती हैं वहाँ पे भी वो सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, हर जगह तो लिंक हो रहा है ये चीज़। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ क्या होता है कि भाई इनडायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसे होते हैं जैसे कहीं पे मान लो कि कुछ हो गया है ना, जैसे चोरी हो गई, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ भी है कि अगर कोई चोरी हो जाती है और उस चोरी के टाइम अगर क्या होता है कि चोरी का सामान आपके घर मिला, उस चोरी वाले टाइम पे आप कहीं थे, मतलब आप कहीं पे कोई, मतलब आप किसी पार्टी में हो, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, किसी को नहीं पता आप उस टाइम कहाँ थे, मतलब ऐसे इनडायरेक्ट एविडेंस कि भाई हाँ तुमने किया होगा, तो इस तरीके से। और जो चोरी हुआ है सामान वो आपके घर में मिल जाए और उस टाइम पे आप अवेलेबल भी नहीं थे, और इस तरीके से बहुत सारे मतलब इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो फिर ये चीज़ हो गई है कि भाई सर्कमस्टेंशियल प्रूफ के आधार पर गिल्टी माना जा सकता है पब्लिक सर्वेंट को। तो यही कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक सर्वेंट से कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पिछले महीने हमने देखा था, देखो यहाँ लिखा है, पिछले महीने हमने देखा था राजस्थान में जो है, राजस्थान के मतलब नवंबर में हमने देखा था, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला था कि भाई हम लोग जो है ना जनता से वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सजेशन। इस बार हरियाणा बगल में है तो हरियाणा ने बोला कि हम इस बार MLA वगैरह लोगों से सजेशन लेंगे, किसमें, बजट बनाने में, ठीक है। हर कोई अपने अपने सजेशन मांग रहा है, ले रहा है, तो पहले तो मीम ये बनता है कि भाई वाह क्या बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सिंपल है, लॉजिक कॉमन सेंस लगाओगे तो भी समझ जाओगे। ट्रांसपेरेंसी आएगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सेकेंड ARC ने ऐसी कोई बात की है? हाँ की है। सेकेंड ARC ने ये सजेस्ट किया था कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन बजट मेकिंग प्रोसेस में होना चाहिए, और ARC ने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट मतलब बजट एडवाइजरी काउंसिल नाम की कोई चीज़ बनाए ताकि हम पब्लिक फीडबैक और ये सारी चीज़ें कर सकें। तो वही कर रहे हैं ये लोग, तो अच्छी बात है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, हाँ होती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि सिटीजन को पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन बजट फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक सर्वेज में, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो सिटीजन तो ब्रेग्जिट भी करा देते हैं चाहें तो, फिर ये तो बजट है सिर्फ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें याद रख सकते हो। देन कुछ कीवर्ड्स हैं, पॉलिटिकल कल्चर, तो थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल कहीं था तो उसमें पॉलिटिकल कल्चर में क्या कीवर्ड्स चल रहे हैं न्यूज़ में, तो यू कैन यूज़ देम, लाइक यहाँ पे सारे कीवर्ड, ऑपोजिशन, मुक्त भारत, है ना, ये कीवर्ड्स हैं ज़्यादा। इसमें ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के इन्हीं पे पूरा लिख के चले जाओ, ऐसा मत कर देना। यहाँ मैंने वार्निंग भी दे दी है कि पॉलिटिकल और एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आंसर राइटिंग में अवॉइड करने का कष्ट करें, और कहीं पर भी चीज़ों को ज़्यादा एलेबोरेट ना करें, बस आप लिख दीजिए अगर आपको लिखना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद ही लिखने चले गए कि अपोजिशन ऐसा चल रहा है, उसको जब लिख रहे हो तब ट्राई टू राइट इन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, न्यूट्रल पॉइंट से लिखना चाहिए। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया में अपोजिशन मुक्त भारत का पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। या कॉलमिस्ट बोल रहे हैं, क्रिटिक्स बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं वो बोल रहे हैं, है ना, ऐसे लिखो
कुछ भी लिखो, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उससे आपका एक न्यूट्रल एक बिहेवियर शो होगा। और अगर आप खुद लिखने पहुंच जाओगे, झंडा लेके हर जगह नहीं जाना होता है, जैसा मृणाल सर बोलते हैं, तो वही चीज़ है। तो अपोजिशन मुक्त भारत, हिंदुत्व रिजीम, एक्सक्लूजनरी जो रीजनलिज्म चल रहा है, लीडर सेंट्रिक जो आपको मतलब जो एक लीडर ओरिएंटेशन जो है, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। तो पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो राजनीति नहीं करनी है आंसर राइटिंग में, बस आपको यूज़ करना है कीवर्ड्स फॉर द आंसर राइटिंग, कि भाई ये सारे कीवर्ड्स यू कैन ड्रॉप, है ना। बाकी एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको भी नंबर भी मिल जाएंगे और आपका कोई उसमें राजनीति भी नहीं होगी। आई होप यू आर गेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो पावर ऑफ अरेस्ट एंड गुड गवर्नेंस। देखो इतना बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल में कोई बात है प्रेसिडेंट के बारे में, बस एक चीज़ मुझे काम की लगी कि यहाँ इन्होंने ये बोला कि एक्सटेंसिव पावर ऑफ अरेस्ट को हम ऐसे देखते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस का मतलब है अरेस्ट की एक्सटेंसिव पावर, है ना। ये लेकिन कॉलोनियल लेगेसी है, ऐसा आर्टिकल में राइटर ने बोला कि ये बेसिकली एक प्रेसिडेंट ने एक जगह, कुछ प्रेसिडेंट किसी प्रोग्राम में जस्टिस सिस्टम की बात कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम और जेल बना रहे हैं। तो हम ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं कि हम जेल बना रहे हैं, ज़्यादा जेल बना रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग जेल में जा रहे हैं। तो अगर हम विकास, हमारा देश विकास कर रहा है, तो जेल लोग क्यों जा रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को बोला था। तो वही चीज़ है कि अरेस्ट और गुड गवर्नेंस के बीच में रिलेशन है, ऐसा कुछ यहाँ पे कॉलोनियल लेगेसी थी ये कि माना जाता था। तो अभी तो हम नहीं है कॉलोनियल टाइम में, तो इसका थोड़ा मैंने फिर थोड़ा ये पवेडपीडिया इनपुट दिया कि कैसे एक्सटेंसिव पावर ऑफ अरेस्ट को हम गुड गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हो कि गुड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ अरेस्ट नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि अरेस्ट से कुछ नहीं होता गुड गवर्नेंस में। तो देखो कैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है और कैसे निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कैसे है कि भाई देखो, अगर अरेस्ट होगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में सावधान मतलब फ़ायदा मिलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगी, और एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट होगा। लाइक ग्लास सीलिंग, जो नॉट ग्लास सीलिंग बट एक इफेक्ट होता है ब्रोकन विंडो सिंड्रोम, कि भाई अगर किसी बिल्डिंग की विंडोज़ अगर टूटी हुई हैं तो दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई वो लोग फिर और ज़्यादा बिल्डिंग मतलब वहाँ पत्थर मारते हैं, है ना। तो वो सारी ब्रोकन विंडो सिंड्रोम वगैरह हो जाता है। ये सब सेकेंड ईआरसी के कीवर्ड्स हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई डेटरेंट इफेक्ट होगा। जब किसी को सज़ा मिलेगी तो फिर दूसरे उससे डरेंगे और उससे फिर चीज़ें सही रहेंगी। तो ये ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे अरेस्ट की पावर गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। कैसे अरेस्ट की पावर गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट चली जाती है, वो ऐसे हो जाएगा कि भाई अगर किसी को आर्बिट्ररी आपने डिटेंशन में रख लिया, ह्यूमन राइट वॉलेशन अगर हो गया, करप्शन हो गया, अगर पोलराइजेशन हो गया, तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अरेस्ट की पावर एंटी गुड गवर्नेंस हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक। और ये जो गुड अरेस्टिंग की पावर है ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेलर हैं, तो ये पावर भी वहीं की है, ठीक। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। PSU का पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे 2021-22 आया, उसकी कुछ फैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली यूनिट के अंदर। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर न्यूज़ थी कि भाई हॉलीडे पैकेज और मूवी टिकट दिए गए गुड बिहेवियर ऑफ पुलिसमैन को लेकर। अगेन इम्पॉर्टेंट है, हर कोई देखो पुलिस वाले जो हैं वो जा रहे हैं कि हम फर्स्ट, और अच्छी चीज़ है। यू कैन प्रमोट दिस थिंग जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद। सो इस तरीके से एक इनोवेटिव अप्रोच है। यू कैन रिलेटेड विद द इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन रिलेटेड विद द लाइक मोटिवेशन के लिए बहुत सारी कमेटी और ये सब बोलती हैं कि पुलिस फोर्स को जो उनको टाइम नहीं दिया जाता प्रॉपर, ताकि वो अपने आप को रिफ्रेश कर पाएँ। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में। ऐसे ही प्रेसिडेंट ने IPS प्रोबेशनर्स को कुछ सलाह दी, कुछ बातें बताई, और वल्नरेबल की वॉइस बनो, आवाज़ बनो, है ना। ये सारी चीज़ें बोली, तो यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर्स। कुछ ऐसा उन्होंने कुछ पंच नहीं मारा, पंच लाइन नहीं मारी, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ अगर अच्छा एक लाइन कीवर्ड जैसे हमने पिछले मंथ्स में हमने देखा था, वो मैगजीन यूट्यूब पर नहीं मैंने डाली थी, जैसे उनमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि भाई जो अभाव ऑफ एमिनिटीज़ एंड दबाव फ्रॉम सीनियर्स या दबाव फ्रॉम आउटसाइडर्स, दीज आर द 2 रीजन्स जो प्रमोट करते हैं करप्शन। तो अभाव और दबाव है तो हिंदी, लेकिन बस यू कैन यूज़ इट, है ना। तो ऐसी कीवर्ड्स और ऐसी चीज़ों को न्यूज़ में एकदम बहुत पैनी नज़र इन पर रखनी चाहिए अगर आप पबैड या किसी भी ओवरऑल UPSC में अच्छा करना चाहते हो तो, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही होती हैं, आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है। चीज़ों को इधर उधर से उठा के बस आपको अरेंज करना है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने दिमाग से उसको फिल्टर करना है।
कचरे को हटाना है, मेन चीज़ को उठाना है। कंज्यूमर राइट्स न्यूज़ में चल रहे थे, कंज्यूमर राइट्स पे डिबेट चल रही थी। कंज्यूमर राइट क्या होता है, सिंपली है, पढ़ सकते हो कि मैरिज के जो राइट्स होते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स फॉर प्रिजनर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रिजनर्स को इसमें क्या होता है, प्रिजनर्स को अलाउ किया जाता है कि भाई वो कुछ टाइम प्राइवेसी में अपने स्पाउस के साथ व्यतीत कर सके कुछ टाइम, ताकि उससे क्या होगा कि उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक रहेगी और थोड़ा मतलब यही सब है ना कि एग्रेशन और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक सिंपल ह्यूमन नेचर वाली बात है, ह्यूमन राइट भी यहाँ पे प्रमोट होंगे। यूनाइटेड नेशन मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सब कुछ हर कोई इसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ जुडिशियल व्यू भी हैं इस पर कि भाई क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आर्टिकल 21 वगैरह। तो इस तरीके से एक डिबेट है। तो प्रिजनर्स, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में थोड़ा बहुत अगल बगल का पता होना चाहिए, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट टूरिस्ट पुलिस की बात यहाँ पे हो रही है कि भाई टूरिस्ट पुलिस बनानी चाहिए। टूरिस्ट पुलिस ठीक है, पढ़ लो यहाँ पे, टूरिस्ट पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सिंपल है, नाम में ही सब कुछ दिख रहा है। टूरिस्ट पुलिस क्यों ज़रूरत है, अलग अलग फॉरेनर्स के साथ अलग अलग इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं, उससे हमारी इंडिया की मतलब नुकसान होता है, इमेज को, इंटरनेशनल जो इमेज हमारी इतनी बनाते हैं उस चीज़ को नुकसान होता है, और इवन लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट ऑल दोज थिंग्स आर कॉमन सेंसिकल एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दोज थिंग्स। तो ऐसी बात हो रही है, कुछ ऐसी रिसर्च भी हुई, VPRD वगैरह ने बुकलेट लाए कि भाई टूरिस्ट पुलिस बनानी चाहिए। बनेगी तब दोबारा पढ़ लेना, नहीं बन रही है तब तक इसको एज एन वे फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो कि भाई टूरिस्ट पुलिस होनी चाहिए, स्पेशलाइज अलग अलग पुलिस होनी चाहिए। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया बुलडोजर हैप्पी पुलिस को, ठीक, कुछ एक दो उन्होंने यहाँ पे जजमेंट हैं पुरानी उनको, जैसे ओल्गा, चमेली और सुदामा, OCS को दिमाग में रखना, ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड कुछ कीवर्ड इसमें आए थे न्यूज़ में, इंटरनेट इनेबल्ड टेररिज्म, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म, न्यू एज टेररिज्म, है ना। ऐसे पिछले कुछ मंथ्स में हमने नैरेटिव टेररिज्म पढ़ा था, जो नैरेटिव बिल्डिंग किया जाता है, प्रोपोगेंडा सेटिंग किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है NSA ने बोला था, CS जो सिविल सोसाइटी है उनको। तो ऐसी चीज़ें हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐड करते रहो और आप पाओगे कि आपके अंदर ज्ञान का एक भंडार होगा, और जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उस भंडार का आप यूटिलाइजेशन करके अच्छे अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ठीक, बस चीज़ें वही हैं, बादाम की तरह थोड़े थोड़ा सा जब आप कंटेंट कंज्यूम करोगे तो होगा, एकदम से कुछ कंटेंट ले आओगे तो नहीं होने वाला कुछ, है ना। आई होप यू आर गेटिंग। तो इसी वजह से पवेटपीडिया थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट देती रहती है ना। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक, पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही थी, तो पार्लियामेंट्री पैनल ने वहाँ पे क्विज कर लिया दिल्ली एयरपोर्ट को। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पावरफुल होती है। ठीक, बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन आते रहते हैं PYQ में, तो आपको पता थोड़ा बहुत आइडिया न्यूज़ में चलता रहेगा, तो फिर यू कैन यूज़ दीज थिंग्स एज एन एग्जाम्पल कि भाई क्या पावर है उसकी, समन कर सकती है किसी को भी, और एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि भाई अभी रिसेंटली दिल्ली में जो एयरपोर्ट पे डायल में, जो डायल मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो डायल में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हाँ उन्हें अभी क्विज कर लिया। ठीक, रूरल डेवलपमेंट में एक कोड थी न्यूज़ में, व्हाट वी नीड इज़ नॉट मोर फेडरल गवर्नमेंट बट बेटर लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो इसको यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट विलेज जो है वो कहीं रिसर्च पेपर में तो डायग्राम वगैरह थोड़ा कि भाई स्मार्ट विलेज क्या है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो, रिसोर्च हो, सर्विस चेन हो वगैरह वगैरह। ठीक, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन लोकल गवर्नमेंट में ये अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क न्यूज़ में था। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो विवेक देवरॉय जी हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डेवलपमेंट कमिश्नर बोला जाना चाहिए। ये उन्होंने क्यों बोला, सपना नहीं आ गया। विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी जो है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, उसने एक 25 रिफॉर्म बताए कि इंडियन सिस्टम को कैसे डीकोलोनाइज किया जाए। ठीक, तो उसी में उन्होंने एक बोला कि ये जो कलेक्टर राज अभी भी चल रहा है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है इनके द्वारा, राइटर के द्वारा आर्टिकल में, कि इसको डेवलपमेंट कमिश्नर बोला जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। क्योंकि कलेक्टर का मतलब क्या है, जो कुछ कलेक्ट कर रहा है, और डेवलपमेंट कमिश्नर का मतलब क्या है कि भाई जो डेवलपमेंट कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो फेवर में आर्ग्यूमेंट बताओ कि भाई क्यों ये चीज़ सही है। तो क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो डेवलपमेंट पर फोकस होगा। अभी जो है वो कलेक्शन पे फोकस है, तो कलेक्शन तो आजकल ऐसा तो कुछ है नहीं,
है ना, रेवेन्यू कलेक्शन और ये सब, तो प्राइमरी फोकस है वो चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होने लगेगी। इसके अलावा इम्प्रूव इमेज इम्प्रूव होगी। जो अभी कलेक्टर राज चलता रहता है स्टेट्स में, है ना, जो जैसे पीएम सीएम और डीएम ऐसा करके नहीं बना के रख रखा है, तो वो जो कलेक्टर राज है उसकी यहाँ पे इम्प्रूव होगी इमेज, क्योंकि फिर वो कलेक्टर नाम हट के एक डेवलपमेंट विकास का एक हो जाएगा, है ना। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसके अलावा पीआरआई के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ये आर्टिकल में भी यहाँ पे बात हुई है कि पीआरआई जो है उसके लिए अभी प्रॉब्लम क्या है। पीआरआई और डीसी में दिक्कत ये है कि पीआरआई जो है, जो कलेक्टर है वो इंस्पेक्टर टू पीआरआई ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो इंस्पेक्टर हैं पीआरआई के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड बन के रहे पीआरआई के, तो वही चीज़ रियल मायने में डिसेंट्रलाइजेशन और डिवोल्यूशन का एक सच्चा वो एक एग्जाम्पल तभी होगा जब वो इंस्पेक्टर की जगह फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह काम करे, है ना। तो ऐसे करके भी वो चीज़ भी इस इनिशिएटिव से चेंज हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो कीवर्ड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दूसरा फिर आर्गूमेंट अगेंस्ट के भाई पहला यही है कि एक हिस्टोरिकल पॉइंट है उसमें, तो क्यों ही चेंज करना। फिर है कि रोल तो ना काम वही व्हाट इज़ इन द नेम, विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज़ इन द नेम, तो नाम से क्या ही हो जाएगा जब काम तो सेम ही रहेगा ना, काम थोड़ी ना चेंज कर दोगे उसका, जो कलेक्टर है उसका, तो फिर क्या ही मतलब है नाम से। और तीसरा है कि नाम बदलने से फिर हर जगह ऑफिस में जो बोर्ड लगे हैं उनको सबको चेंज करना पड़ेगा, है ना, फालतू का लॉजिस्टिक कॉस्ट और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये मीम है कि आज से तुम्हारा नाम डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक। सो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ आर्टिकल कि भाई आर्गूमेंट इन फेवर, आर्गूमेंट इन अगेंस्ट, आर्गूमेंट अगेंस्ट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा था, यहाँ सिर्फ ये लिखा था कि भाई चेंज कर दो, है ना, और बस कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था कि चेंज कर दो व्हाट इज़ इन द नेम, लेकिन नेम में बहुत कुछ है, चेंज कर दो। लेकिन हमने उसको एनालाइज किया कि कैसे, हमने ये भी देखा कि विधि सेंटर का ये आया है डॉक्यूमेंट, ठीक, और ऐसे करके हाँ करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, तो दोनों चीज़ें हमने देख ली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। देन सिग्निफिकेंट इशू में साइबर सिक्योरिटी और इस तरीके के इश्यूज़ हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ये न्यूज़ में था, पढ़ सकते हो कि भाई ISFO ऐसा कुछ है, साइबर पैड इनिशिएटिव ऐसा कुछ है, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट साइबर फ्रॉड इन न्यूज़, एक न्यूज़ में साइबर फ्रॉड था सिम स्वैप फ्रॉड, जहाँ पे इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा फिर भी उसके पैसे गए, ठीक। तो ऐसे भी फ्रॉड होने लगे हैं। तो जस्ट वही है बादाम वाली बात कि एक साथ एकदम से कंटेंट आता है तो याद नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो याद रहेगा कि हमने पिछले मंथ क्या पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिम स्वैप फ्रॉड नाम की एक चीज़ थी न्यूज़ में। देन ह्यूमन राइट कमीशन का यहाँ पे एक कहीं पर किसी आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ था कि साउथ अफ्रीका और केन्या में 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन जो होती हैं ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऐसे करके होती हैं, इनको इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इनको माना जाता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आप समझ सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, NHRC के लिए मतलब ह्यूमन राइट वाले के लिए भी है। तो और ये क्यों मैंने कवर किया, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन ये आपके सिग्निफिकेंट इश्यूज़ के सिलेबस में लिखा हुआ है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू के कभी कोई ह्यूमन राइट से क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि ह्यूमन राइट इफेक्टिव नहीं है, तो इफेक्टिव नहीं है वो तो आपको GS की नॉलेज से पता ही हो जाएगा कि भाई ह्यूमन राइट NHRC में क्या लूप होल्स हैं, कि भाई वो मतलब टूथलेस टाइगर है, वैकेंसी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, डिले है, पेंडिंग केसेस हैं, और जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी होती हैं, और करप्शन होता है, पॉलिटिसाइजेशन है ना, क्रिमिनलाइज नहीं ये ज़्यादा हो गया, ये नहीं बोलना है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो चीज़ें तो हैं ही, वो तो है ही, जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन भी आपको पता ही है उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब लिख रहे होते हो तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखना भी एक अच्छे आंसर की एक वो होती है पहचान। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि भाई साउथ अफ्रीका केन्या में ऐसे करके इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन उन्हें माना जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रोविज़न है, जबकि इंडिया में NHRC कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू कैन अंडरस्टैंड। और लास्ट में ह्यूमन राइट को पबेड के थिंकर्स के साथ कैसे लिंक करोगे वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भाई ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट को मैक्स वेबर, विड्रो विल्सन और हेनरी फेयल ने अलग अलग फोकस किया है किस पर, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस और इक्वलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन से। और इम्पार्शियलिटी, इक्वलिटी, फेयरनेस, इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन राइट ही प्रमोट होते हैं इस एक तरीके से, इन अ वे इम्प्लिसिटली वो चीज़ इनकी आइडियाज़ में है। हमें ये पता चल गया तो आप कहीं पर भी ह्यूमन राइट, क्योंकि ह्यूमन राइट सिलेबस में है और सिलेबस के बाद PYQ में क्वेश्चन भी आए हैं, तो जब आप उससे रिलेटेड कुछ लिख रहे हो तो आप ऑलवेज अब यूज़ कर सकते हो इन थिंकर्स को।
जब आप ये करोगे और उसको एक अंडरलाइन भी अगर कर दोगे, अगर टाइम इतना बचा पाओगे, तो क्या होगा, एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने ह्यूमन राइट को सिर्फ ह्यूमन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, वुडरो विल्सन, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर से भी लिंक किया है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ जो है काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को करने में, और अगर आप ये चीज़ करोगे तो 101% आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस इज़ इट फॉर दिस एडिशन ऑफ द मैगज़ीन। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो, 70 पेजेस की है, यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू द पवेटपीडिया मैगज़ीन, और सब्सक्राइब करोगे उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद ईमेल के थ्रू आपको ये मैगज़ीन मिल जाया करेगी। सो दिस इज़ इट। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मैं कोशिश करता रहूँगा इसको हर महीने लाने की कोशिश करता रहूँगा कि जब कभी भी हो सके ये जल्दी से जल्दी आपको मिल जाया करे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।